जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे, कोई भी आदमी नया फार्म बना रहा है तो उसमें फार्म और उसमें घर कैसे बनाना है, गौशाला बनानी है और फार्म के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिससे कि एक बार फार्म का अच्छे से डिजाइन हो जाए तो फिर आसान हो जाती हैं चीज़ें करने में। तो एक कोई भी नेचुरल फार्मिंग करना है तो वो एक फार्म है, सपोज 4 एकड़ का है, 5 एकड़ का है, कोई भी नया आदमी है या किसी का पुराना है तो उसको ठीक करना है किसी तरह से। दूसरा, उसमें सभी तरह के तत्व का उस जगह पे समाहित होना बहुत जरूरी है, जिसमें हवा है, जैसे हमारे यहाँ हवा चलती है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब चलती है। सूर्य पूरब से निकलता है तो उसकी सुबह की अच्छी किरणें हमारे घर में आना चाहिए, फार्म पे आना चाहिए। और फिर जब सूर्य गर्मियों में जब वो दक्षिण और पश्चिम की तरफ चलता है तो पूरी भयंकर गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम पे हमारा फार्म इस तरह से डिजाइन हो कि वो पश्चिम दक्षिण का एरिया है वो थोड़ा घना जंगल वन वगैरह हो, तो जिससे वहां से पड़ने वाली धूप को रोकें और उसकी छाया हमारे यहाँ आए और शुद्ध हवा छन के वहां से आए। तो इस तरह से हमारे यहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 4-5 डिग्री कम होगा। दूसरा, पानी का स्थान है। पानी हम इसलिए उत्तर या पूरब दिशा में कोई भी हम अपना एक तालाब वगैरह जो भी बनाएंगे तो सुबह की सूर्य की रोशनी तालाब में पड़ेगी, फिर उसके रिफ्लेक्शन से जो लाइट आएगी वो एक बहुत अच्छी होती है, आयुर्वेद के अंदर उसमें स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगी। तो इसलिए हमने सभी तत्वों को समाहित करने के हिसाब से अपना फार्म डिजाइन करना है। फिर फार्म पे हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि हमारा उस फार्म से सभी खर्चा निकल जाए, अपने लिए सभी अन्न, फल, सब्जी, दवाइयाँ सब कुछ वहाँ पे, दूध, दही, ये हो जाए, कुछ लोगों के लिए पोषण का काम हो जाए और फिर बाकी वहाँ से कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाए और आसपास के कुछ लोगों को उसके द्वारा यदि रोजगार मिल जाए तो और भी बहुत अच्छा है। तो हम पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। मैं वृंदावन के पास गांव का रहने वाला हूं। वैसे मैंने मास्टर्स किया है हॉर्टिकल्चर में और मैंने अपने लाइफ में स्पेशलाइजेशन किया है। मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही यूएसए से, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमरस्ट कैंपस से, और मैंने काफ़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में हार्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट को हेड किया है, जिसमें मैंने प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं। प्रोजेक्ट के बाद में लैंडस्केप के जो भी प्रोजेक्ट होते थे प्लांटेशन के और लैंडस्केप से एक्सटर्नल डेवलपमेंट के, उनको मैंने हैंडल किया है। उसकी प्लानिंग, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन एट साइट पे डेवलपमेंट भी मैंने देखा है। ये मेरा पूरा पुराना अनुभव है। और मैं 2014 में जॉब क्विट करके उसके बाद अपनी कंपनी बनाया। अपनी कंपनी बनाने के बाद मैंने लोगों को सर्विसेज देता हूं, जिसमें मुख्य हैं माइनिंग इंडस्ट्री, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी एंड हाईवेज वगैरह हैं, किसी के फार्म हाउसेज वगैरह हैं उनके लिए। काफ़ी बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां हैं, जिसमें एक कंपनी है हमारे एमपी और यूपी में चलती है, माइसेम सीमेंट, जिसको कंपनी है ब्रांड नेम हाइडलबर्ग सीमेंट का, जर्मन की कंपनी है। उनके जो भी, जैसे एक उनका प्लांट है नरसिंहगढ़ दमोह डिस्ट्रिक्ट में और एक है झांसी में है। तो यहाँ जितने भी ये माइनिंग करते हैं, माइनिंग के बाद में वापस हमने अपना फ्लोरा एंड फोना और जंगल और रेन वाटर जो भी है उसको रिस्टोर करना है, वहां की वापस दोबारा से जंगल बना देना है। दूसरा, इनके जितने सीमेंट प्लांट हैं, सीमेंट प्लांट का टेम्परेचर बाहर से 3 से 5 डिग्री कम होना चाहिए, वो हमने काम किया है। पिछले में 5 से 6 साल से इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। जैसे कुछ दालमिया सीमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कुछ अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए है। साउथ में हाइडलबर्ग सीमेंट की कंपनी है ज्वारी सीमेंट, जिसमें आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कडप्पा में प्लांट है। तेलंगाना में एक प्लांट है सीतापुरम में, सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में, एक सोलापुर में है और एक चेन्नई में है। तो इस तरह से काफ़ी जगह पे मैं लोगों के लिए सर्विसेज देता हूँ, जिससे कि वापस इनका ग्रीनरी मेंटेन रहे, बाहर से टेम्परेचर कम रहे और रेन वाटर और वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और भी काफ़ी सारे ग्रुप हैं काम में, इसके लिए काम कर रहा हूँ। और मैं अपना एक
मेरा फार्म है वो ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 एकड़ का है। एक हमारे बाबा जी हैं, उनका 4 एकड़ का है। एक दूसरे हैं, उनका 5 एकड़ का है। पहले से थे, उनको हम दोबारा से बना रहे हैं और अपने फार्म पर भी हमने इसी तरह से डिजाइन बनाया है जिस पे आजकल काम चालू है। तो पिछले कोरोना काल के बाद में फिर हमने सोचा कि नेचर के लिए ये सब बहुत सारी चीजें हैं, लोगों के अंदर इम्यूनिटी भी खत्म होती जा रही है। तो फिर हमने किस्मत से मिले प्रेम भाई प्रेम सिंह जी, जिनकी बगिया है, फार्म है, जिन्होंने चित्रकूट से ग्रामोदय विश्वविद्यालय से डिग्रियां ली हैं, मैनेजमेंट एमबीए किया है। उनका है बांदा में, तो उनसे मिले। उनके यहाँ तो इजराइल से भी साइंटिस्ट लोग सीखने और एग्रीकल्चर पढ़ने आते हैं। दूसरे उन्हीं के साथ प्रेम सिंह के साथ में पुष्पिंदर भाई हैं। फिर उसके बाद में हमने एक ट्रेनिंग लिया वैद्य राजेश कपूर जी से, जो सोलन हिमाचल में हैं। उनको बहुत बड़ा नॉलेज है। वैद्य जी से प्रशिक्षण के दौरान ही उन्होंने ही ताराचंद बेलजी भाई का नाम सुझाया कि उनका भी बहुत अच्छा रिसर्च है, उनको भी आप सुनिए, मिलिए। एक गोपाल सतेरिया जी हैं, उनके लिए भी उन्होंने नाम सजेस्ट किया। फिर हमारे पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी हैं, बुलंदशहर के पास के हैं। तो काफी जगह ये किया। फिर उसके बाद कुछ हमने अध्ययन शुरू किया वृक्ष आयुर्वेद के ऊपर में और भी पुरानी जो पद्धतियां थी उसके बारे में भाई राजीव दीक्षित जी को सुना। तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हमने समझ में आया कि अब ऊर्जा विज्ञान बेलजी भाई का अद्भुत है, बहुत अच्छी रिसर्च है उनकी। तो बहुत कुछ सीखने के बाद में फिर हमने इन सब चीजों को कैसे समाहित करना है, हमने कुछ अपनी आउटलाइन बनाई है कुछ लोगों के तो उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मुझे फोन भी करिए, मैसेज करिए। मेरा नंबर है 9540071033 और नीचे भी लिख दूंगा। अब देखिए, अब समझते हैं फार्म के बारे में। किसान की किसी भी कोई भी फार्म है, कोई भी नया इंजीनियर है, बाहर है, कोई पढ़ता है, वो उसको आना चाहता है खेती में, उसके लिए ये थोड़ा अच्छा लाभकारी रहेगा। तो सबसे पहले तो कोई भी आदमी होता है, उसको चाहिए कि एफडी करानी है भाई, लंबे समय के बाद में बच्चों के लिए कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए उसको चाहिए कि वहां पे एग्रो फॉरेस्ट्री अपनाए। एग्रो फॉरेस्ट्री में जिसमें आएगा आपका सफेद चंदन, महोगनी, बैम्बू, एक ऑस्ट्रेलियन टीक होती है कपूर, जिसमें कुछ एक दो पेड़ कल्प वृक्ष, नीम और अर्जुन वगैरह के भी लगा दें। व्हाइट सैंडल है, इसके बारे में भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, डिटेल कैसे लगाना है। एक ऑस्ट्रेलियन टीक है जो बहुत अच्छी है, अच्छे पैसों में भी बिकती है। और इसकी खासियत यह है कि इसकी रूट्स के अंदर में जो हमारे लेग्यूम क्रॉप्स में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो एयर से नाइट्रोजन लेके धरती में फिक्स कर देते हैं, वो इसके रूट्स में होते हैं। तो इसके नीचे आप कुछ भी उगाना चाहोगे तो उग जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल राजाराम त्रिपाठी जी हैं, कोंडा गांव में, डिस्ट्रिक्ट बस्तर में। वो इसके ऊपर उन्होंने काम किया और वो उसके नीचे काली मिर्च उगाते हैं जो उसके तने पे चढ़ जाती है और वो पेड़ अपना चल ही रहा है। तीसरा, उन पेड़ों के बीच में वो जगह जो छोड़ते हैं वहां पे हल्दी उगा देते हैं, क्योंकि हल्दी को थोड़ा छायादार जगह चाहिए। तो एक तरह से वो तीन चीजें उसमें से लेते हैं। तो ये एक इनकम भी हो गया और आने वाले समय के हिसाब से ठीक 15 साल बाद में, 12 साल 15 साल बाद में एक अच्छा एसेट भी तैयार हो जाएगा। दूसरा बैम्बू है। बैम्बू में एक सबसे अच्छी वैरायटी है बालकोआ बैम्बू, जिसमें बैम्बू के ऊपर सबसे अच्छा काम जो कोई कर रहा है वो बलराम किसान हैं। उनकी रीवा बायोटेक के नाम से टिश्यू कल्चर की लैब है, उनके पास सभी तरह के बैम्बू के प्लांट हैं। वो ढूंढ लीजिए बलराम किसान, तो वो वहां से आपको अच्छा प्रशिक्षण भी मिल जाएगा, प्लांट्स भी मिल जाएंगे अलग अलग वैरायटी के। तो बालकोआ बैम्बू को स्टील की जगह कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर में इसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत हाई है। इसके ऊपर डॉक्टर बीमा है कोयम्बटूर में, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, उनको भी कभी सुन सकते हो। एक अपने सुशील भाटिया जी हैं, जबलपुर के पास उनकी ग्रीन बैम्बू नर्सरी है, उनसे भी मिल सकते हैं। उन्होंने वहां अपने एक 5-6 एकड़ के अंदर में बहुत सारी बैम्बू की वेराइटियां और नर्सरी लगाई हुई है और वहीं पे ही बैम्बू से बनने वाले उत्पाद भी वो करते हैं, जिसमें अगरबत्ती है, कुछ उनके सेंट हैं,
कुछ उनके कोयला बनाते हैं, क्योंकि आजकल कोयला तो बंद हो रहा है, तो उसकी जगह उससे कोयला बनाते हैं, तो कच्चा कोयला जलाने के काम आता है। और दूसरा एक काम और हो सकता है इस बैम्बू से, बालकुआ बैम्बू से, ये वैरायटी है बालकुआ बैम्बू, बालकुआ। इससे यदि इसकी सॉडस्ट बनाई जाए, सॉडस्ट बना के उसके पैलेट्स बनाए जाए, जो कोयले से भी अच्छा कैलोरिक वैल्यू है उसकी, और उसको आप जलाने में यूज कर सकते हो, तो आपको लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और बैम्बू लगाने से कोई परमिशन की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट ने उसको फॉरेस्ट से निकाल दिया है, वो अब घास की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, किसी भी क्रॉप की तरह। बालकुआ बैम्बू 4 से 5 साल बाद में हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है, और पूरा 100 साल तक उसको हार्वेस्ट करते रहो, निकालते रहो, यूज करते रहो, निकालते रहो, यूज करते रहो, कोई मेंटेनेंस नहीं है। व्हाइट सैंडल आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ हर्बल में और कॉस्मेटिक में यूज होने के लिए इसकी भारी कमी है, और इसका एसेंशियल ऑयल बहुत कीमती है। तो इसको जितना भी आदमी लगाएगा, तो वो गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पटवारी को उनसे पूछ के वहां पर रजिस्टर कराएगा कि मैंने अपने यहाँ 100 पेड़ व्हाइट सैंडल के लगाए हैं, तो गवर्नमेंट को रिकॉर्ड में रहेगा कि हाँ हमारे पास इतना स्टॉक है, तो इसको बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। तो ये आप बहुत अच्छा है, ये आपका खूब 12-15 साल बाद में बहुत अच्छा इनकम देके जाएगा। और ये क्योंकि पैरासाइट प्लांट है, तो इसके बीच में दूसरा एक पेड़ और लगाने पड़ेंगे, जैसे एक चंदन का पेड़ लगाया तो उसके 2 पेड़ हैं, उनके बीच में दूसरा पेड़ लगाना पड़ेगा, जिसमें ड्रमस्टिक हो सकता है, नीम हो सकता है, कैजुरीना हो सकता है, जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, जिससे कि उसकी रूट से वो खाना ले सके, ये उतना ही फिर बढ़ेगा चंदन का। यदि चंदन का पेड़ आप 2 फीट का लगा रहे हैं, तो कम से कम 4 से 5 फीट का बीच में कैजुरीना का, नीम का पेड़ लगाइए, ये उसकी रूट्स के थ्रू ले लेगा। उससे पहले जब लगाएं तो इस साइड में यहाँ पे एक लाल घास आती है, इसके साथ वो लगा दें, जिससे कि वो उनसे तुरंत उनसे खाना लेना शुरू करे, उसके बाद फिर इनसे लेना, नहीं तो पेड़ मर जाएगा। इसमें सावधानी रखें, इसकी कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा व्हाइट सैंडल कैसे लगाना है, और उसका साइज और कहाँ होगा, उसका सोर्स कहाँ पे पेड़ मिलेगा, वो सारा मैं बना दूंगा आपके लिए। ऑस्ट्रेलियन टीक मैंने बताया, राजाराम त्रिपाठी जी हैं सबसे अच्छा, उनके कुछ वीडियोस हैं, उनका कंपनी का नाम है माँ दंतेश्वरी हर्बल, रायपुर में है उनका हेड ऑफिस, तो उनको सुन लीजिए या उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको उपलब्ध करा देंगे ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च। और भी बहुत सारे हर्बल के प्लांट्स हैं, उन्होंने काफी सारे हजारों किसानों को, आदिवासियों को लगा के उनके साथ मिलके उनसे बहुत सारे जड़ी बूटियों के आयुर्वेद के लिए चीजें उगाते हैं, और एक्सपोर्ट भी करते हैं, और हिंदुस्तान में वो आयुर्वेदिक कंपनियों को देते हैं, तो उनका ये बहुत अच्छा काम है। और ऐसे ही सिमिलर एमपी में किसी भी जगह पे वो काम हो सकता है हर्बल गार्डन का। तो हर्बल गार्डन में सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि कोई भी कहीं भी उगा सकता है, आराम से मेड़ों पे डाल दीजिए, साइड में डाल दीजिए, इधर उधर बहुत सारी चीजें हैं, और ये ऐसे बाग लगा दी। तो अब इनकी हम प्लेसिंग करते हैं। हमारे एक ये फार्म है, मान लीजिए 4-5 एकड़ का जो भी है, तो इसमें पूर्व इस साइड में है, सूर्य यहां से निकलेगा, ऐसे आएगा और यहां अस्त हो जाएगा, तो इसका मतलब ये एरिया हमारा साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये एरिया बहुत भारी रहने वाला है। तो इसमें क्या काम करें, हमने पानी का स्थान यहाँ पे एक पॉन्ड अपना बना लें, बारिश का पानी जो भी आए तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाए, और इसी के साथ में अपना कोई भी ट्यूबवेल लगा लीजिए, इसके साथ हो तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा दूर भी लगा सकते हो, और फिर इसमें अपना आप बतख वगैरह जो भी छोड़नी है वो छोड़ सकते हो, इसमें मछली, टार्टाइज कुछ भी करना चाहें ऐसे कर दीजिए। इसका साइज आपके हिसाब से, यदि आपका 4-5 एकड़ का फार्म है, तो इसको क्या काम करिए, करीब 45 फीट चौड़ा और 90 फीट लंबा बना दीजिए, बहुत ज्यादा एरिया नहीं जाएगा, 3 और 15 3 45, कोई 450-500 स्क्वायर मीटर के करीब बैठेगा, 450 से 500 स्क्वायर मीटर के आसपास बैठेगा, ठीक है। और गहरा इस तरह से बनाइए कि ऊपर से जैसे ही हम ऐसे लेंगे, एक स्टेप लीजिए, फिर थोड़ा सा 1-2 फीट का स्टेप ले लीजिए, और उसके बाद फिर ऐसे मिला दीजिए, तो उससे क्या है कि कभी भी यहाँ से आपने सफाई करनी है, पानी नीचे चला जाए तो नीचे उतरने में, जाने में आसानी रहेगी।
और गहराई इसकी 9 फीट ले लीजिए, 9 फीट, 12 फीट, 10 फीट, इस तरह से जो भी चाहे वो आप ले लीजिए। तो ये पानी का स्थान आपका हो गया। यहाँ से इस साइड से आपकी एंट्री होगी, यहाँ से आप गेट बनाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। उत्तर साइड से भी हो सकता है अब, लेकिन आपकी एंट्री किस साइड से है बताएंगे तो फिर मैं, और यदि वेस्ट से है तो इस साइड से लीजिए। और मैं अभी सोच के चल रहा हूँ कि इस साइड से है तो हम ईस्ट से ले लेंगे। और इधर अपना तालाब बना दिया। यहाँ से एक रास्ता बनाएंगे 9 फीट का या 12 फीट का भी बना सकते हैं। इस रास्ते के ऊपर में हम जैसे ये रास्ता है तो यहाँ पे एक हम उसके ऊपर वो बना देंगे एक गोल टाइप का, और इसके ऊपर यहाँ से हम बेल चढ़ा देंगे इस पे। तो ये पूरे में यहाँ से बेल हो जाएगी। बेल में कोई भी आपकी लौकी वर्गीय फसलें हो सकती हैं, अंगूर हो सकते हैं, तो ये छाया भी हो जाएगी और इसके ऊपर हमारी फसल भी हो जाएगी। और साइड में यहाँ पे कुछ हर्बल प्लांट्स डाल दीजिए, लेमन ग्रास, पामा रोजा, सिट्रोनेला, तुलसी, ऐसे यहाँ पे इसके साथ साथ डाल दीजिए। तो यहाँ से आप जब भी चलेंगे तो आपको खुशबू आएगी, अच्छा लगेगा ऊपर से भी। उसके बाद में अब हमने इसमें पहले हमारा हो गया एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें हमारा एक कल्प वृक्ष लगा लीजिए एंट्री के कहीं भी साथ में, उसको नीचे से उसका गोल बना दीजिए। फिर उसके बाद कोई नीम लगाइएगा कुछ जगह पे, जिससे नीम की निबोड़ी है, उसकी पत्तियां हैं, उससे कीटनाशक बनाने में इस्तेमाल होगा, दातुन करने के लिए अच्छा होगा। तो 2-3-4 पेड़ नीम के लगा दीजिए। और जरूरी नहीं है दूर दूर लगाने हैं। यदि नीम के पेड़ 1-8 मीटर पे एक साथ ऐसे लगा दोगे तो ऊपर निकल जाएंगे लंबे लंबे, तो आपकी जगह भी कम घेरेगी और नीचे बैठने का स्थान भी बन जाएगा। कुछ अर्जुन के पेड़ जरूर लगाइए तालाब के इधर उधर साइड में, क्योंकि अर्जुन के पेड़ों के अंदर में जो भी उसकी जड़ों में एक खास तरह का एक तत्व होता है, जिससे जो भी पानी उसके जो भरा है और उसमें यदि उसकी जड़ों का असर जाएगा, उस पानी को जो भी इस्तेमाल करेगा तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन के पेड़ में ये खासियत होती है। तो कुछ महोगनी है, महोगनी भी लकड़ी की तरह काम आती है। तो व्हाइट सैंडल हो गया, महोगनी हो गया, बैम्बू। बैम्बू में बाल्कुआ एक वैरायटी बताइए। उसके अलावा यदि मोटा बैम्बू आपने लगाना है तो गिगांडियस एक वैरायटी है। कुछ वैरायटी कैस्पर है, डेंड्रोकालामस की कुछ वैरायटियां हैं। ऐसे और भी कई सारी वैरायटी हैं जो उनसे सुभाष भाटिया जी से, बलराम किसान से, इन लोगों से वहां से मिल जाएंगे। जो सबसे अच्छा सोर्स तो है एक मजीठा नर्सरी है जबलपुर से पहले, वहां से भी वो भी बनाते हैं कुछ वैरायटी। वो सिर्फ 2 ही वैरायटी बनाते हैं, टुल्डा एक वैरायटी बनाते हैं और बालकुआ बनाते हैं, और वो टिश्यू कल्चर से बनाते हैं। लेकिन बलराम किसान के पास में सभी वैरायटी उनके पास मिल जाएंगे। वो केले का भी प्लांट अवेलेबल कराते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं किस तरह से करना है। दूसरा, उसके बाद फिर हमारे पास में हर साल एक के हिसाब से एक इनकम होना चाहिए, तो हमने एक फ्रूट गार्डन डिजाइन करना है। फ्रूट गार्डन में एक तो यह है कि हम पुरानी पद्धति के हिसाब से दूर दूर ऐसे प्लांट्स लगा दें, और हो गया कि उसमें जगह ज्यादा घिर जाती है। लेकिन आजकल एक नए इंडो इजराइल के कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, उनसे हमने कुछ ट्रेनिंग लिया है। तो उसमें वो हाई डेंसिटी मेथड और अल्ट्रा हाई डेंसिटी मेथड पे प्लांट्स लगवाते हैं। फिर उसकी वो हर साल कटिंग कराते हैं प्लांट्स की, उसको प्रून करते हैं। जैसे मान लीजिए अमरूद का है, वैसे बहुत अच्छा एक काम वीएनआर कंपनी है रायपुर में, उन्होंने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग और प्लांट्स अवेलेबल कराते हैं। सैपलिंग वगैरह की भी उनकी नर्सरी है काफी बड़ी। वो क्या काम करते हैं, कोई भी ये फल का पेड़ है, मान लीजिए अमरूद का है, तो उसको अमरूद के पेड़ को लगवाएंगे। लगाने का मेथड एक हमारा अलग वीडियो में आएगा। तो जैसे ये पेड़ 1.5-2 फीट का होगा तो वो यहाँ से उसको कट कर देंगे। फिर यहाँ से ब्रांच निकलेंगी 3 रखेंगे, बाकी ब्रांचों को काट देंगे। फिर ये करीब 1.5 फीट के करीब आसपास में 3 ब्रांच आएंगी, तो फिर यहाँ से 1.5 फीट से फिर काट देंगे। जहाँ पे भी एक गांठ बनेगी वहां से कट कर देंगे। तो उससे फिर ये लेंगे 2। फिर उसके बाद में 1.5 फीट ऊपर से फिर कट कर देंगे हर एक को। फिर वहां पे लेंगे 3, फिर 1 फीट से कट करेंगे, फिर वहां से लेंगे 2। तो इसको कहते हैं 3-2 3-2, 4 बार इसकी कटिंग होगी। चौथे पे जाके ये छोड़ देंगे। चौथी स्टेज के बाद में फिर इसको छोड़ दिया, तो एक तरह से हमारी यहाँ कितनी ब्रांच होगी, 3 पहले हुई, उसके बाद उस पर 2 हुई तो 6 हो गई।
फिर 6 6 के ऊपर 3 हुई, 18 हो गई, उसके ऊपर फिर 2 हुई, 18 दूनी 36। तो हमारे इसके ऊपर 36 ब्रांच हो गए। 36 के ऊपर जितनी भी निकलेंगी, उस पर चाहे 3 निकले, 2 निकले, जितने भी हैं उसके ऊपर फल आएंगे पूरे भर के, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अच्छी पद्धति नींबू में भी की है, गुआवा में भी की है, मैंगो में की है, सभी फलों में उन्होंने इस मेथड से किया है। तो इसमें जगह कम घिरती है, पेड़ छोटा रहता है। कोई भी आंधी तूफान आए, मान लीजिए कोई आम का पेड़ है और बड़े साइज के हैं, पहले अभी जैसे कोई तेज आंधी आ गई तो उसके सारा बौर फूल झड़ गया, पेड़ वो फल झड़ गए, नुकसान हो जाता है। बट इसमें इस तरह का नुकसान नहीं होता। ये बहुत अच्छा मेथड है। और यदि किसी आदमी को ये देखना हो मेथड, तो एक जगह है करनाल के पास में लाडवा, वहां पे इंडो इजराइल का फ्रूट्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट लगा हुआ है। वहां ट्रेनिंग भी देते हैं, बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। वहां पे आदमी देख सकता है। लाडवा एक जगह है करनाल के पास, हरियाणा में। और उनके हो सकता है कुछ वीडियो वगैरह भी पड़े होंगे, अल्ट्रा हाई डेंसिटी यूएसडी फ्रूट ऑर्चर्ड, तो कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे। कई लोग इसके ऊपर गुजरात में और अन्य जगहों में काम कर रहे हैं। तो फ्रूट में क्या करना है, एक मान लीजिए आपने मैंगो की वैरायटी लगानी है, तो मैंगो की वैरायटी में क्या है, कोई भी पेड़ लेने से पहले अच्छी वैरायटी का होना बहुत जरूरी है। एक बाग है मैंगो फीस्ट लखनऊ के पास में, शुक्ला जी का। कोई भी आदमी यदि चाहे तो उसको जरूर देखे। उनके पास में 10-12 वैरायटी, बहुत अच्छी अच्छी ऐसी वैरायटियां हैं बाहर की, जापान की, अमेरिका वगैरह की, जो जो सेंसेशन है, पीताम्बर है, श्वेतांबर है, कुछ पूसा की वैरायटियां हैं जो कलरफुल वैरायटी हैं और जो जिनकी पेरिसेबल लाइफ बहुत ज्यादा है। यदि एक आम है उसको 15 दिन 20 दिन आप रख लोगे, खराब नहीं होता। उनका कोई वीडियो भी मिल जाएगा मैंगो फीस्ट के नाम से, तो वो भी देख सकते हो। उनसे भी कुछ वैरायटी आप ले सकते हो। और कुछ वैरायटी आप चाहो तो बस्ती में एक इसका प्रोजेक्ट है इंडो इजराइल का भी, वो कुछ पेड़ खुशबूदार और अच्छे आम की वैरायटियों के पेड़ इस्तेमाल कराते हैं, जिसमें वो मल्लिका है, आम्रपाली है, श्वेतांबर, पीतांबर, सेंसेशन और ऐसे कुछ वैरायटियां हैं उनके पास, बहुत अच्छी अच्छी। वो दशहरी है, ये भी आप ऐसे लगा सकते हो। गुआवा की वैरायटी है, गुआवा में हिसार यूनिवर्सिटी की कुछ अच्छी वैरायटी है, सफेद कलर की, कुछ रेड वाली भी हैं और कुछ इलाहाबाद वाली हैं और कुछ एक ताइवान की कुछ वैरायटियां हैं। तो ये भी अच्छी वैरायटी इसकी होना चाहिए। ये वैरायटी के लिए कुछ कलकत्ता में नर्सरियां हैं और इलाहाबाद लखनऊ के पास मलिहाबाद जगह है, वहां पे ये वैरायटियां काफी अच्छी फलों की मिल जाती हैं सभी तरह के, तो वहां पे सस्ते भी मिल जाती हैं, अलग अलग वैरायटियां हैं। चीकू है, कीनू है, ऑरेंज है, नींबू है, अनार है, जैक फ्रूट लगाइए, आंवला लगाइए, करौंदा लगाइए। करौंदा अपने फेंसिंग पे कहीं लगा सकते हैं, जिससे कि उनके प्रोडक्शन भी हो जाएगा और आपको करौंदा भी मिल जाएगा। और नाशपाती है, बनाना है, पपाया है, अनार है, ऑलिव है, डेट्स हैं, कुछ खजूर की वैरायटी हैं, आजवा वगैरह हैं, मैदुल हैं, कुछ कई लोग आजकल टिश्यू कल्चर के प्लांट अवेल करा रहे हैं। तो कुछ थोड़े से पेड़ 10-20 पेड़ डेट्स के भी लगा सकते हैं, जो राजस्थान में और गुजरात में इसके ऊपर काफी बड़ा काम हो रहा है। ऑलिव के कुछ पेड़ लगाइए। ऑलिव कई जगह यूज होता है, सब्बे वगैरह में, पिज्जा वगैरह में डालते हैं और उसका तेल बहुत अच्छा होता है। तो ये ऑलिव है। ड्रैगन फ्रूट है। यदि हमारा ड्रैगन फ्रूट की भी आजकल, जिसको पीएम मोदी ने नाम दिया है कमलम, ड्रैगन फ्रूट भी बहुत अच्छा है। इसमें मिनरल्स होते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, बड़े लोग खाते हैं। ये 100 रुपए का एक फल मिलता है। इसके ऊपर भी काफी सारा काम हुआ है। तो ड्रैगन फ्रूट भी आप कुछ लगा सकते हैं। 3 वैरायटी हैं, जो एक तो ऊपर से लाल रहता है, अंदर से भी लाल है, एक ऊपर से लाल है, अंदर से सफेद है, एक ऊपर से लाल और अंदर से पीला है। तो लाल वाला वैरायटी ज्यादा चलती है। कुछ फालसा लगाइए, इमली लगाइए, बेर लगाइए, ग्रेप्स लगाइए, बेल पत्ता लगाइए, माल्टा लगाइए। ऐसे कुछ वैरायटियां हैं फलों की। इस तरह से एक आप यहाँ पे एक फलों का बाग लगा दीजिए। कुछ एरिया में बनाना केला और पपाया ले लीजिए, क्योंकि इसके लिए सिंगल जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे एक और यहाँ आप अपना एग्रो फॉरेस्ट्री वाला ये लगा दीजिए, क्योंकि ये एरिया साउथ वेस्ट का है। और दीवार के ऊपर में सब में बैम्बू लगा दीजिए और बैम्बू के पास में उसके आगे रास्ता छोड़ दीजिए, 12 फीट 15 फीट जो भी आपको ठीक लगे। और यहाँ पे आप अपना घर बनाइए।
और यहाँ गौशाला बनाइए। गौशाला आपका 25, 30, 40 गाय पशु यहाँ पे आ जाएं, वो उस तरह का डिजाइन वो आगे मैं बताऊंगा, वो डिजाइन है। और यहाँ घर भी कैसे बनाना है वास्तु के हिसाब से, जिसके अंदर में हमारे सभी पंच तत्व समाहित रहें, इस तरह का एक घर का छोटा सा मैं डिजाइन बताऊंगा जो मेरे फार्म पे ये बन रहा है आजकल। उसके बाद में कुछ आप क्या काम कर सकते हो, हर्बल एक गार्डन बनाइए जिसमें बहुत सारे जड़ी बूटियों के प्लांट्स लगे हों, जगह जगह कहीं मैड हो उस पर लगा दीजिए, आउटर बाउंड्री वाल पे कहीं लगा दीजिए, इसके साथ में लगा दीजिए, रास्ता है जहाँ पे आप ये रास्ते के साथ ये बनाएंगे तो यहाँ पे लगा दीजिए, जिसके अंदर में कुछ नाम है, जिसमें लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, पामा रोजा है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, एलोवेरा है, तुलसी है, तुलसी कई सारी वेराइटियां हैं ब्लैक पेपर है, गुड़मार है, गिलोय है, सर्पगंधा है, मुरिंगा है। मुरिंगा तो आप इसके व्हाइट सैंडल के बीच में लगा सकते हैं और जहां भी मैड होंगी वहां पे लगा दीजिए। और स्टीविया है, स्टीविया को बोलते हैं चीनी का पेड़, जिसकी पत्तियों का अर्क निकालिए या चाय बनाइए, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उसमें कुछ पत्ती डाल दीजिए कुचल के, तो आपका मीठे का काम हो जाएगा, आपको वो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीनी तो ये स्टीविया का काम, ये काम है। और जो शुगर फ्री स्टीविया से ही बनता है। अजवाइन है, तेज पत्ता है, कड़ी पत्ता है, इस तरह से और भी बहुत सारी वेराइटियां हैं जैसे मिलेंगी। तो आप ये हर्बल गार्डन भी एक बनाइए, थोड़ा सा जो भी है, बीघे 2 बीघे में, आधा एकड़ में समथिंग जो भी, और कुछ जगह पे। और फिर इसको आप चाहें तो कॉमर्शियल भी लेके जा सकते हैं। आप चाहें, एक मिस्टर कनाथ खरे हैं दमोह में, उनका काम है एसेंशियल ऑयल निकालते हैं, वो तुलसी का, पामा रोजा का, सिट्रोनेला का, इन सभी का, और चंदन वगैरह का, और उनका बहुत अच्छा मार्केट है, वो हेल्प भी करते हैं। तो एक वो भी लगा सकते हैं, एक एसेंशियल ऑयल की, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को, आयुर्वेद को दे सकते हैं। तो और इसके साथ अपने आप मशीन लगाएंगे, उसकी डिस्टिलरी लगाएंगे, अपने यहाँ उगाइए, और फिर उसके बाद किसानों को जोड़ लीजिए अपने साथ, उनको कहिए तुम्हारी कोई जमीन बेकार पड़ी है, कोई पहाड़ी टाइप की जगह है, वहां पे थोड़ा ये लगा लीजिए, सिट्रोनेला लगा लीजिए। पामा रोजा जो यूज होता है विक्स में, झंडू बाम वगैरह में, वो पामा रोजा होता है। और लेमन ग्रास, सिट्रोनेला यूज होता है मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती में, और ये जितनी भी आपकी वो आती हैं मच्छर भगाने वाली मशीनों में। लेमन ग्रास का आयुर्वेद में यूज होता है, और बाकी चीजें हैं, तुलसी वगैरह का है, इनके अर्क यूज होते हैं, एसेंशियल ऑयल वगैरह। तो ये भी लगा सकते हैं, उनको उगाइए, उनको कहिए कि यहाँ लाइए, ट्रेनिंग दे दीजिए, और उसके बाद निकाल के पैक करके रख दीजिए और कांटेक्ट कर लीजिए कंपनी के साथ। तो ये मार्केट में ये आपका अलग तरह का बिजनेस खड़ा हो सकता है। एक बार ट्रेनिंग देनी है, लोगों को सिखा देना है, वो फिर अपने आप ही करते रहेंगे, आप आराम से शांति से माल बेचिए। दूसरा, और भी हर्बल प्लांट्स के बारे में, माँ दंतेश्वरी हर्बल्स का जो राजाराम त्रिपाठी हैं, उनसे मदद मिल जाएगी, उनसे सैपलिंग पौध भी मिल जाएगी कोंडा गांव में, वहां भी आप देख सकते हैं। दूसरा, एक एरिया में मल्टी लेयर फार्मिंग कॉन्सेप्ट बनाइए, कहीं भी यहाँ बना लीजिए, या यहाँ किचन गार्डन बना लीजिए, जिसमें मल्टी लेयर फार्मिंग में, जिसमें अपने आकाश चौरसिया हैं सागर के, उनके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उसमें सभी बेलजी भाई के फॉर्मूले डालिए और कॉन्सेप्ट वहां से ले लीजिए, और मल्टी लेयर फार्मिंग का वो लगाइए। आकाश चौरसिया जी सागर से जिनको अवार्ड भी मिला है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो वो एक कॉन्सेप्ट छोटे से एरिया में लगा लीजिए, वही काम हो जाएगा। फिर आप अपने लिए कुछ क्रॉप्स अपने यूज करने के लिए, इसमें चना, मसूर, अरहर, मूंग दाल वगैरह, और तिल, राइस और व्हीट वगैरह, मस्टर्ड वगैरह, आपको ये सब लगानी है, तो ये यहाँ पे कुछ एरिया में ये लगा लीजिए अपने यूज के लिए। फिर उसके बाद में आप चाहें तो कुछ शुगर केन लगा सकते हैं, गन्ने का खेत, ये बहुत अच्छा है। आप अपने यहाँ थोड़ा सा एक गन्ने का जूस निकालने का और जैगरी बनाने का शुरुआत कराइए, अपने लिए यूज करने को कहिए, लोगों से कहिए कि आप करें। फिर चाहो तो एक वहां पे छोटा सा जैगरी उद्योग भी लगा सकते हैं, जिससे खांड सारी भी कर सकते हैं, चीनी की जगह खांड कैसे बनती है वो भी है। और अपने साथ जो आसपास के किसान हैं उनको भी यदि आप कहेंगे कि भाई आप लोग गन्ना उगाइए, आपकी फसल में हो सकता है, और आप वहां जैगरी उद्योग खोल दीजिए, खांड सारी, तो एक वो छोटा है, लोगों के लिए गृह उद्योग शुरू हो जाएगा। और वो उसमें आजकल तो चीनी बंद करके इसको यूज करें लोग खाने पीने के लिए, और उसको बिल्कुल ऑर्गेनिक करिए, तो ये भी एक अच्छा इनकम का धंधा हो सकता है। उसके बाद में हमारा गौशाला, सबसे मुख्य है गौशाला। हमारे यहाँ गौशाला, इसको यदि आप वायु कोण में बनाएं तो ज्यादा अच्छा है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें इसके कैसे, इसके पोषण वगैरह का, राशन का कैसे अरेंजमेंट करना है, वो एक वीडियो देख सकते हैं, मेरा गौशाला के ऊपर में है।
अब गौशाला को डिजाइन कैसे करना है, इसके लिए क्या काम करें कि एक गौशाला के लिए हमें जगह चाहिए। सपोज करो हमारा ये शेड है, ये शेड करीब 40 फीट का है और लंबाई 45 फीट का है, तो ये करीब करीब 35, 40, 50 उसके लिए है। तो 2-3 पोर्शन में रहेगा। किसी पोर्शन में कुछ गाय बीमार हैं, सूखी हैं, कुछ दूध देने वाली हैं, तो उनको इस तरह से पार्टीशन किया जा सकता है, जिसमें आप साइज ऐसे ले सकते हैं कि जैसे ये बीच में जाने आने के लिए एक रास्ता रखिए 6 फीट का, उसके बाद ये यहाँ पे खोर बना दीजिए, लड़ामनी जिसको कहते हैं 2 फीट की, जिससे कि इसमें राशन खाएं, और इधर भी बन जाएगा, यहाँ से उनको सर्विस आप दे दोगे। इधर साइड में पानी का एक हौदी बना दीजिए, जिससे कि कोई भी है अपने आप जब उसको जरूरत है पानी पी ले, और एक इधर बना दीजिए। उसके बाद में गाय के लिए ये 9 फीट जगह छोड़िए, यहाँ पे मैंने 9 फीट लिखा है, 9 फीट जगह है, इसको हार्ड कर दीजिए और उसके आगे फिर यहाँ एक छोटी नाली बना दीजिए और इसका स्लोप रखिए एटलीस्ट 3-4 इंच का, जिससे इनका जो भी गौमूत्र है ये इस नाली के थ्रू आए। और यहाँ पे एक गड्ढा बना दीजिए, उसमें कोई भी ड्रम वगैरह घड़ा रख दीजिए, जिससे कि उनका गौमूत्र यहाँ इकट्ठा हो जाए। और फिर इसका स्लोप इस साइड में रख दीजिए 6 इंच का, 4 इंच, 6 इंच जो भी आप हो सके, 3 इंच से भी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा गौमूत्र, तो फिर ये यूज होगा गौमूत्र उसमें। फिर इसका सभी, फिर इस एरिया में थोड़ा सा ये एरिया और छोड़ दीजिए 6 फीट क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कई बार बारिश वगैरह हो जाती है तो गाय अपना यहाँ से चारा खाया तो यहाँ पे बैठ जाएंगी। इधर भी छोड़ दीजिए, इधर भी 6 फीट छोड़ दीजिए, और यहाँ 21 फीट फिर करीब यहाँ पे आप ओपन एरिया छोड़ दीजिए। फिर यहाँ से इसको फेंसिंग है जो भी चाहें ऐसे बैम्बू का कवर कर दीजिए, तो गाय यहाँ राशन वगैरह खाएगी, यहाँ से फिर अपना यहाँ बैठ जाएगी, ओपन एरिया रहेगा, और इधर भी ओपन एरिया रहेगा। और ये शेड बनेगा यहाँ तक, ये 6 फीट वाला एरिया ये हो गया, और ये 9 फीट हो गया, ये 2 फीट की यहाँ पे खोर हो गई, और ये बीच में खुला एरिया 6 फीट हो गया, और ये फिर 21 फीट ये एरिया हो गया। इसकी शेड की हाइट आप 18 फीट रखिए। 18 फीट रखने के बाद ऊपर एक ये शेड जरूर बनाइए छोटा, और फिर यहाँ बीच में खुली हवा, जिससे कि हवा का सर्कुलेशन यहाँ ठीक बन जाए। इसके डिजाइन मिल जाएंगे, और इधर में 10 से 12 फीट इस हाइट को रख लीजिए। ये स्ट्रक्चर आप इसका बनाइए, जिसमें टोटल इसकी लेंथ हो जाती है 40 फीट ये है, और 21 से 21 फीट ये है, तो 82 फीट हो जाती है। और ऐसे आप इस तरह से 45 फीट रख लीजिए, तो इसमें आराम से आपकी 40 से 50 गायें यहाँ पे हो जाएंगे। फिर इसके साथ जब यहाँ इसको बनाएंगे तो यहीं पे आप थोड़े से एरिया में शेड बना लीजिए। यहाँ पे आप चाहें तो एक बायोगैस प्लांट भी लगा सकते हैं, जिससे उसकी गैस से आप डीजी चला के लाइट भी ले सकते हो, और उसकी जो स्लरी निकलेगी उसको उसमें जीवाणु वगैरह घोल मिला के बना के, और उसको अपने यहाँ पे सभी इसमें यूज करिए फार्मिंग के अंदर, मेन्योर बना के, उसके ऑर्गेनिक मेन्योर। और भी यदि चाहते हैं तो एक डीवाटरिंग मशीन यहाँ पे लगा लीजिए, उस स्लरी निकलेगी, उसको डीवाटर कर देगी, सॉलिड अलग निकाल देगी, स्लरी अलग निकाल देगी। स्लरी में जीवाणु घोल वगैरह डालिए और मल्टीप्लाई कीजिए, उसको आप अपने खेत में यूज करिए, उसको बेच भी सकते हो किसानों को, वो किसी भी फर्टिलाइजर से सबसे अच्छी है। और जो सॉलिड मैन्योर निकलेगा उसके ऊपर भी आप जीवाणु घोल वगैरह डाल दीजिए और कवर करिए, तो और उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह सब डाल दीजिए भस्म साइन वगैरह, तो वो गोवर्धन खनिज खाद भी उसका बन जाएगा, और उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो एक ये है उनके राशन वगैरह के लिए एक मैनेजमेंट का अलग वीडियो, वो देख लीजिए। तो ये हो गया। अब आते हैं हमने यहाँ पे घर बनाना है अपना, तो घर पूरब दिशा में हमारा लेआउट मान लीजिए ये हो गया, हमने इसको उठा के यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लिया, तो हमने ऐसे डिजाइन किया इसको। यहाँ पे घर हो गया, यहाँ से ये एंट्री हो गई, ये इसको चाहो तो थोड़ा फेंस कर सकते हो, जिससे कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ये एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे ओपन किचन एक बना दी, जिसमें चूल्हा वगैरह ऐसा रहेगा, और जिसमें तंदूर चूल्हा अपना जो भी है, एक ओपन किचन बना सकते हो। ये लॉन रहेगा गार्डन, उसमें से रास्ता ऐसे जाएगा लो बराबर लेवल में। अब ये एरिया हमारा ये घर का है, इसमें हमने एक छोटा 6 बाई 18 फीट का एक पूल भी दिया है, जिसमें पानी चलता रहेगा, भरता रहेगा, तो यहाँ पे पानी का एक स्थान होगा। ये नॉर्थ एरिया है, ये ईस्ट है, और ये साउथ है, ये वेस्ट है। उसके बाद फिर हम घर का यदि डिजाइन करते हैं, हम ऐसे देखते हैं कि हमें सपोज ये 3 बेडरूम और एक हॉल का घर है, तो इसको बेस्ट है वास्तु के हिसाब से हम यदि बनाते हैं, तो ये हमारा एंट्री हो गया। इसके अंदर जैसे एंट्री करेंगे तो यहाँ हमारा किचन हो गया, ये है हमारा साउथ ईस्ट एरिया, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर।
और ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, और ये हो गया हमारा ईस्ट। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे हम ये घर हो गया ईस्ट साइड में, वो एंट्री हो गई यहाँ पे, यहाँ एंट्री करेंगे तो ये हमारा किचन हो गया। किचन का जैसे हमने बनाया 9 फीट और 9 फीट ऐसे, उसके बाद 6 फीट जगह छोड़ दी, यहाँ फ्रिज वगैरह जो भी रखना चाहें वो रख लीजिए। और ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया, ये आपका सोफा वगैरह पड़ा है, ये लिविंग एरिया हो गया। यहाँ पे आपका ये बरांडा हो गया 6 फीट लंबा, यहाँ से आपने इधर बरांडे में जाने के लिए ये जगह हो गई, और इसमें विंडो वगैरह यहाँ लग जाएंगे, इधर भी लग जाएंगे। यहाँ पे आप चाहो तो स्विंग वगैरह झूला वूला अपना डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम है, उसके साथ ये बाथरूम बना दिया आपने। इसमें ये वार्डरोब है, 6 फीट चौड़ा है वार्डरोब, और ये रूम का साइज होगा 12 बाई 12 फीट का। तो 12 फीट में 6 फीट में आप वार्डरोब रखिए, और 6 बाई 6 का बाथरूम रख लीजिए, या 6 बाई 5 का भी रख सकते हैं। ये आपका यहाँ घर हो गया। ये 6 फीट में फिर एक ही आपने सीढ़ी बना दी ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए, और यहाँ पे एक 3 फीट का रास्ता लगा दिया। तो ये हमारा हो गया 6 फीट, ये 12 फीट, ये 6 फीट, ये 3 फीट, 15 फीट, 6 फीट। तो ये टोटल हमारा बनता है टोटल हमारा बनेगा 40, ये हो गया 6, 15, 21, 21 3 24, 24 है 30, और 42 फीट, 42 और 6, 42 और 6 हो गया 48। तो ये हमारा 48 फीट ऐसे हो गया, और 27 फीट हमारा ये ऐसे हो गया। ये हमारा लेआउट हो गया ग्राउंड फ्लोर का। फिर उसके बाद में हम एक बेडरूम यहाँ हो गया, बाकी लिविंग सब। उसके बाद जब हम यहाँ सीढ़ियों से ऊपर आएंगे, तो ऊपर जैसे आएंगे तो हमारा फिर ये होगा, यहाँ ये सीढ़ी से ऊपर आ गए, ऊपर में यहाँ पे एक बरांडा है 6 फीट का सीढ़ियों के सामने, एक बेडरूम ये हो गया, एक बेडरूम ये हो गया। ये 12 फीट का, अगेन 12 फीट बाई 12 फीट का ये, और फिर अगेन यहाँ पे ये बाथरूम हो गए दोनों। और ये बरांडा हो गया। यहाँ से निकलने के बाद टेरेस हो गया, यहाँ परगोला बनाइए बढ़िया, इस पर बेल वगैरह लगाइए, पेड़ पौधे लग जाएंगे। और ये यहाँ पे कोई भी आप अपना चूल्हा, टेरेस ओपन वगैरह, ये यहाँ चाहो तो ओपन एक किचन बना लीजिए, और यहाँ ऊपर में आप अपना खूब खाना पीना खा सकते हैं। ये हो गया आपका ऊपर के 2 बेडरूम यहाँ हो गए, एक बेडरूम ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से नीचे जाते हैं। तो नीचे जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, उसके 50% जो लिविंग एरिया है, इसका 24 फीट ये एरिया है, यहाँ सीढ़ी नीचे आ गई, इसमें हम अपना स्टूडियो बना देंगे। यहाँ हम चले जाएंगे 10 फीट गहरा नीचे, -10 फीट 0 से। तो जैसे यहाँ जाएंगे तो ये आपका स्टूडियो बन गया 50% में। अब इसको एलिवेशन में देखेंगे तो ये ऐसा कुछ घर नजर आएगा, जिसमें ये हमारी एंट्री हो गई, ये दरवाजे लग गए यहाँ पे, ये विंडो है किचन के सामने वाले उस एरिया के लिए। तो ये फर्स्ट सामने नजर आएगा, फिर ये इधर साइड में नजर आएगा लिविंग एरिया, फिर ये बरांडा नजर आएगा। बरांडा के ऊपर में यहाँ पे हमने कोई भी जाली वगैरह लगा दिया टेरेस पे, यहाँ टेरेस होगा। परगोला। और ये हमारे रूम्स हैं, 2 रूम ऊपर, उसका ये बरांडा है। तो इसको ये ट्राइंगल में भी ले सकते हो, चाहो तो इसको फ्लैट भी कर सकते हो। ट्राइंगल में थोड़ा हमने लिया है तो अच्छा लगता है, और ये घर के आगे भी आप सीधा भी कर सकते हो, या फिर ये ट्राइंगल में इस टाइप से बना दीजिए। तो ये हो गया। फिर यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चले जाएंगे, और फिर नीचे भी आ जाएंगे। यहाँ नीचे आएंगे सीढ़ियों से, तो इसका इधर की जगह ये 50% एरिया ये हमारा रहेगा स्टूडियो। स्टूडियो का साइज रहेगा 24 बाई 27। ये वाला हो गया। तो इस तरह से आपका घर हो गया। इससे सबसे अच्छा है घर बनाने के लिए, अच्छा इसमें घर का, ये तो घर का लेआउट हो गया। उसके बाद ये बरांडा हो गया 6 फीट का यहाँ, और फिर यहाँ से 12 फीट 9 फीट जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर एक यहाँ पूल बना लीजिए जमीन के लेवल से नीचे। कोई आप 3 फीट गहरा ले लीजिए, 6 फीट चौड़ा, 18 फीट लंबा, या 12 फीट भी कर सकते हो, छोटा रखना है तो। एक ऐसे पूल बना लीजिए अपने नहाने वगैरह के लिए, और इसमें उसके आसपास में थोड़ा डैकिंग हो जाएगा। डैकिंग वगैरह आजकल होती है WPC वगैरह की, या किसी भी लकड़ी के उसकी फट्टों की। तो यहाँ आपके बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए जगह होगी। ये पूरा लॉन हो जाएगा। और कोशिश करिए इसको यहाँ से जमीन के लेवल से 1.5 फीट ऊपर उठा दीजिए। यहाँ पे पूरी एक PCC बना दीजिए, इधर पत्थरों की दीवार बनाना चाहें वो 1.5 फीट ऊंची, इससे प्लस इसको बोलेंगे 450 mm।
या 1 फीट 6 इंच ऊंची, और यहाँ पे स्टेप बना दीजिए और एक बढ़िया सा गेट बना के डिजाइन, और यहाँ से एंट्री हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे फिर पेड़ पौधे आप फुलवाड़ी वगैरह तुलसी जो भी लगानी है वो लगा लीजिए। तो यहाँ आप कोई भी दोस्त मिलने आते हैं, यहाँ पे आप बाहर में पार्टी करिए, और यहाँ पे घर रहने के लिए हो गया। और ये गौशाला के पास भी है, फिर तो यहाँ रास्ता है, लोग बाहर घूमने के लिए भी हो गया। तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना है कि आप ठीक है घर सीमेंट सरिया का बना लीजिए, लेकिन प्लास्टर उसका वैदिक प्लास्टर से करिए। आजकल केडी मलिक जी हैं, उन्होंने और खादी ग्राम उद्योग से भी वैदिक प्लास्टर और वैदिक पेंट मिल जाता है, वो इस्तेमाल करिए नेचुरल। और गाय का है, गोबर वगैरह है, लीपना है, पीली मिट्टी वगैरह मिला के उस तरह से भी आप उसकी लिपाई पुताई कर सकते हो। तो नेचुरल रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पर ज़रूर लिखें, बात करें, डिस्कशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें। जहाँ से अच्छा ज्ञान मिले वहाँ से लें। और ज़्यादा सोचने की जगह काम पे ज़्यादा ध्यान दें। ये हमारी लेआउट है, एक बार सेट हो जाए उसके बाद फिर धीरे धीरे काम करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।